मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आज हम माइंड केयर मैराथन के 26 सेशन में मिल रहे हैं. आज का 26 सेशन है माइंड केयर मैराथन का, जो कि है हम अलग पर काबिल, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी. आज हमारे साथ एज अ स्पीकर डॉक्टर ज्योति माहेश्वरी जी जुड़ी है मुंबई से. उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे विनर्स है. मैं वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इन तीनों विनर को. सबसे पहले जो विनर है वो है डॉक्टर रेखा जी, जो कि जिन्होंने एमडी आयुर्वेदा किया है और वो पुणे से है. दूसरे हमारे जो विनर है वो है सुनील नागरे जी, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड राजा से. और तीसरे जो विनर है वो है पिंकी शाह जी, जो कि पुणे से है. मैं आज के टॉपिक की तरफ आना चाहूंगा. मैडम के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. सबसे पहले तो मैं मैम को वेलकम करना चाहता हूँ. वेलकम मैम. थैंक यू अतुल. मैं शुरू में मैम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा. मैम ने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों भी जे हॉस्पिटल, यानी कि जो ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलेज है और उससे अटैच जे हॉस्पिटल है, वहां से उन्होंने अपना MBBS किया है और वहां से ही उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. उसके बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है एम्प्लॉय काउंसलिंग में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से किया हुआ है. और मैम अभी फिलहाल अंधेरी में स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक, यहाँ पे एज अ साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट काम करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने कुछ दिनों के लिए जे हॉस्पिटल में एज अ लेक्चरर भी काम किया हुआ है और वो उसी के साथ में सर्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर एंड इमोशनल वेलनेस कोच भी है. मैम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप हो या फिर और जो वर्कशॉप है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए जो वर्कशॉप है, उन्होंने अच्छे कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, TCS हो, ओरेकल, इंडिगो एयरलाइंस, HDFC बैंक, JNPT, MGM डेंटल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कॉलेज है उन्होंने वहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप्स लिए हैं, वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और वर्कशॉप और सेमिनार लिए हुए. उन्होंने एकेडमिक एरिया में भी बहुत सारा काम किया है. बहुत सारे एकेडमिक प्रेजेंटेशंस किए हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में. उन्हें एज एक्सपर्ट भी बुलाया जाता है बहुत बार. टीवी के ऊपर वो आ चुकी है एज ए एक्सपर्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पेरेंट व्हाट वी कैन से पेरेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर उनके लिए जो काउंसलिंग की जाती है या फिर उसी टॉपिक के बारे में मैम को बहुत बार टीवी पे भी बुलाया जाता है और एयर इंडिया पे भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, रेडियो पे भी उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं. उनके जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, पेरेंटिंग, रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलेशनशिप काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग और माइंडफुलनेस. ये जो आप मैम का डिटेल्ड में देखेंगे तो मैं गौर से कहूँगा, मैं श्योरली कहूंगा कि हमें बहुत बड़े स्पीकर आज मिले हैं. मैम का आज हमें गाइडेंस मिलेगा. इसके लिए मैं मैम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और वेलकम करते हुए आज के प्रोग्राम के बारे में आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है हम अलग पर काबिल, लर्निंग डिसेबिलिटी. वंस अगेन वेलकम मैम. मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना? आज का जो ये टॉपिक है वो आपने क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि ये इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार और डॉक्टर अतुल को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा क्या कहेंगे कार्यक्रम शुरू किया है. बहुत ही बढ़िया चीज है और उन्होंने सक्सेसफुली अभी तक 25 कार्यक्रम कर दिए हैं, तो आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है. और आगे के आने वाले कार्यक्रम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभेच्छाएं. और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए भी बहुत धन्यवाद. तो पहले मैं वहाँ धन्यवाद से शुरू करती हूँ और अभी बताइए क्या जानना चाहेंगे.
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आज का टॉपिक क्यों चुना, आपको ये इम्पोर्टेंट क्यों लगा? जब मैंने मैसेज किया था तो आपने बोला कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करना चाहेंगे, तो ये क्यों जरूरी है? इस टॉपिक के बारे में इस प्रोग्राम पे, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल। तो ये चीज के लिए मैं बताऊंगी कि आज तो शायद काफी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना भी होगा लर्निंग डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं पे। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कहूंगी कि तारे जमीन पर, ये आई थिंक सबने मूवी देखी है और उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है ये अवेयरनेस लाने में। तो अब लगता है कि अच्छा बहुत सारे बच्चों में ये दिखाई दे रहा है। तो बहुत बार मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई किया, हमारे जमाने में भी था, तो अभी क्या नया ये चीज आ गया है, तुम कुछ ना कुछ अपने लेबल लगा देते हो। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने बोला अब अवेयरनेस आया है, पहले नहीं था, इसीलिए पता नहीं चलता था, ये नहीं कि पहले नहीं था। अब इसके लिए मैं अपने बचपन का एक प्रसंग यहाँ पे बताना चाहूंगी। मेरा एक कजन था, दूर का कजन, वो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं करता था और खास करके तुकबंदी। जैसे अगर मान लो हम कहें कि कैसे हो तुम, बोलेंगे कैसे हो तुम ख्यालों में अपने ही हो गुम, कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट। तो इतना वो ये टैलेंट उसके पास था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, इतना ज्यादा कि आते जाते लोग उसको डफर है, बहुत ही बुद्धू है, नलायक है, ऐसे कुछ भी उसे नाम दिए जाते थे। और मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होता था, कजन थे तो तब तो मुझे ये कुछ बहुत पता नहीं था। बट जब मैंने साइकियाट्री में पढ़ाई शुरू की, जब इसके बारे में जाना, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा वो जो कजन एक्चुअली शायद उसको ये प्रॉब्लम थी और इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि उसका इंटेलिजेंस लेवल था, तभी वो इतनी अच्छी कविताएं और इतना अच्छा ये कर सकता था। तो ये जानकारी सबके पास हो, और जैसे वो मेरा कजन का हाल हुआ, शायद वो और किसी का नहीं हो, बच्चों को पहले शुरू से ही मदद मिल जाए, इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत ही सही रहेगा सबकी जानकारी के लिए। डेफिनेटली बहुत बार इन बच्चों को क्लास में, स्कूल में एज ए डफर या फिर मतलब पढ़ाई में कमजोर है तो अलग ढ, मराठी में उसको ढ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इन कैटेगरी में गिने जाते हैं, जहाँ की उनका इंटेलिजेंस अच्छा हो फिर भी वो इन कैटेगरी में चुने जाते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो मैं सबसे पहले शुरुआत में ये पूछना चाहूंगा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर सीखने की अक्षमता जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है? ये जो चीज है, अभी इसे हम एक्चुअली बीमारी भी नहीं बोल सकते, है वो बीमारी के जैसे, बट बीमारी नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे इससे पीड़ित होते हैं वो कोई बीमार बिस्तर पे पड़े या ऐसे कुछ नहीं है। बट इसमें उनकी अक्षमता होती है किस चीज में? पढ़ने लिखने में। पढ़ने लिखने में भी खास क्या है, जो आकलन शक्ति, हमारे जो पारंपरिक तरीके, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमारी जो भाषा है, या तो पढ़ने में या तो लिखने में, ये दो तरीके से होता है, और वही तरीके जो है थोड़े से डिफेक्टिव होती है, उसकी वजह से पारंपरिक तरीके से ये बच्चे आकलन नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है। तो ये मैं कहूंगी एक किस्म की डिसेबिलिटी, यानी एक प्रॉब्लम है, एक अर्जन है जो न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन में दिक्कत है, उसकी वजह से है। तो उसमें बच्चों का इंटेलिजेंस सही है, बस आकलन वो इस तरीके से नहीं कर पाते पारंपरिक तरीके से। ये कौन से प्रकार के होते हैं? इसमें अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसके बारे में इसमें करीब जो आकलन शक्ति या जो लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, पहले से एक पूरा कैटेगरी, एक अम्ब्रेला जो बोलते हैं टर्म, वैसे लिया जाता था। आजकल उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। तो वैसे तो उसमें लिस्ट बहुत लंबी है, करीब 13 के आसपास इसमें बताए गए हैं, बट जो कॉमन है वो कॉमन 3 है, जिसमें है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। तो डिसलेक्सिया यानी क्या? तो जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है, सिर्फ जो भी लिखा हुआ अगर है बुक सामने है तो पढ़ नहीं पाते हैं, वर्ड्स उनको वो समझ नहीं आते हैं। दूसरा है डिसग्राफिया, जहां वो लिख नहीं पाते, अगर ओरली आप उनको पूछो तो वो बता देंगे, लेकिन जहां लिखने की बात आए वो नहीं होता है। कभी कभी कॉपी राइटिंग नहीं होता है, या कोई बच्चे कॉपी राइटिंग कर पाते, लेकिन जो सुन के उनको लिखना है
वो नहीं कर पाते हैं। और डिसकैलकुलिया यानी मैथ्स की डिफिकल्टी होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स की कुछ समझ नहीं आती है, कंसेप्ट समझ नहीं आता है, या जो हम प्लस माइनस बोलते हैं कि घटाना जुड़ाना और क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीजें उसके सिंबल से वो भी शायद समझ में नहीं आते हैं। तो ये हो गया डिसकैलकुलिया। तो ये 3 बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत और होते हैं, जैसे डिसग्राफिया है, या जो डायरेक्शन जिनको समझ नहीं आती है, या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, जो बात करने में हकलाते हैं कुछ बच्चे, वो होता है, स्टटरिंग वगैरह वो भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, बट 3 ये कॉमन है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप ये सिम्टम्स जो है, मतलब डिसलेक्सिया में क्या होगा, डिसग्राफिया में क्या होगा, डिसकैलकुलिया में क्या होगा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो उनको ये जानने में, अपने बच्चों में क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है वो जानने में उनको थोड़ा सा आसानी। बराबर। तो अभी जैसे बच्चे होते हैं तो वो एक एज आती है, जैसे बचपन में तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना कहाँ शुरू होता है, 2.5-3 साल के उम्र में जनरली बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, और तब उनका संबंध आता है कि वो कुछ पढ़ना चालू करे, या लिखना थोड़ा सा उसके बाद में आता है। तो खास करके इसी एज के दौरान 3 से मान लो एक 6-7 साल का जो एज पीरियड होता है, वहां तक हम इतना नहीं सोच रहे। बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो 3 साल तक ही पता चलता है, अगर थोड़ा बहुत है तो 6 साल या 7 साल के बीच में, तो मान लो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड हम समझ सकते हैं, जैसे बच्चों में होता है। तो जो डिसलेक्सिया है उसमें एक्चुअली पढ़ने की दिक्कत है। मैं चाहूंगी अगर आप फिर से याद करेंगे तारे जमीन पर मूवी, तो उसमें दिखाया, जब उसको बोला जाता है उठ के खड़े हो, वो बुक लो हाथ में और पढ़ना चालू करो, तो वो समझ नहीं आता है, वर्ड्स जो है वो समझ नहीं आते हैं। तो जो देख रहा है उसका मीनिंग क्या है वो समझ नहीं आता है। उसमें बाकी सब चीजें ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली तो वो सब बोलेंगे, तो ये नहीं है कि उसके पास में शब्द नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो देख के पढ़ना, वो नहीं कनेक्शन जुड़ता है, और वो पढ़ाई में या तो बहुत स्लो होते हैं, या शब्द उनको कुछ समझ नहीं आते हैं, शब्द वो बीच में ही ड्रॉप कर देंगे, ये तरीके से उनकी दिक्कत होती है पढ़ने में। वो हो गया डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया जो होता है, इसमें राइटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो राइटिंग में क्या दिक्कत आती है कि मान लो अभी जो मैं बात कर रही हूं और ये बात सुन के आपको लिखनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। सुन के उनको शायद वापस से आप बोलने लगाओ तो वो बोल देंगे, सेम जो मैं बोल रही हूँ वो शायद रिपीट भी कर देंगे, लेकिन उसी को लिखना है तो उनको लिखने में दिक्कत आएगी। या कभी कभी कॉपी करके जो सामने लिखा उसको देख के भी लिखने में दिक्कत आएगी। अब ये लिखने में क्या क्या दिक्कत आती है, इसमें थोड़ी सी और भी चीजें होती है। जैसे मान लो कि उनका जो स्टार्टिंग का हमारा जो सेंटेंस जब हम बनाते कोई भी वाक्य, तो पहला शब्द होता है वो कैपिटल होना चाहिए। इंग्लिश में जो लिखते हैं तो वो कैपिटल नहीं लिखेंगे बहुत बार बोलने के बावजूद भी, या लास्ट में जो हम बिंदु लगाते, फुल स्टॉप लगाते, वो लिखना भूल जाएंगे। कभी कभी स्पेलिंग की उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। स्पेलिंग में मान लो गलत स्पेलिंग क्या होगा कि कोई एक आधा वर्ड ही वो छोड़ देंगे, या जैसे मिरर इमेज बोलते हैं, जैसे अगर BUS बस है तो B की जगह वो छोटा D लिख देंगे, राइट, या P की जगह छोटा Q लिख देंगे, छोटे P की जगह छोटा Q, जो एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं मिरर इमेज के जैसे। U की जगह N लिख देंगे। तो इस तरीके से मिरर इमेज वो करते हैं, या कभी कभी स्पेलिंग पूरा ड्रॉप कर देंगे, या फिर कहीं पे और ज्यादा का ही वर्ड लिख देंगे, जैसे BUS U की जगह पे वो BAS कर देंगे। तो इस तरीके से स्पेलिंग डिफिकल्टी भी उनकी होती है, और उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत बार जिनके हैंडराइटिंग के प्रॉब्लम है, सब बच्चों को LD नहीं होती है, बट जिन बच्चों में LD होती है उनका हैंडराइटिंग का भी दिक्कत हो सकता है। उनको पैराग्राफ की हिसाब से लिखना नहीं समझ में आता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बोलते हैं कि अच्छा इतना लिखने के बाद यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा नीचे करना है, हम जब लाइन है तो पेज के कितनी इसमें हमें लिखने वर्ड्स, कितनी स्पेस रखनी चाहिए, ये भी इन बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये हो गया है डिसग्राफिया। और डिसकैलकुलिया, जैसे मैंने बोला, उनको मैथ्स के इसमें दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है कितना जोड़ना है क्या घटाना है, उनके सिंबल समझ में नहीं आते, जैसे मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों जैसे 2 डंडी ही होती है, तो वो उनको दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है। और जो ग्रुपिंग होता है उसमें वो समझ नहीं आता है, स्टेप्स कैसे लेने हैं, मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन होता है वो समझ में नहीं आता।
तो ये चीज से क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, तो व्यवहारिक इसमें भी उनको ये दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीजें, ये खास करके 3 कॉमन है, इसलिए हम आई थिंक 3 के बारे में जानेंगे। ये चीजें प्रॉब्लम होती है, और ये कभी कभी जो है ना, जिनका आईक्यू लेवल कम होगा अगर, तो उन बच्चों में भी देखा जाता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है ये काफी अच्छा होता है, जो नॉर्मल है, साधारण जो सबका होता है उतना, या कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें ये दिक्कत आती है, ये परेशानी। ये एक खास, जैसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये उनका इंटेलिजेंस आपको बाकी व्यवहार में दिखाई देगा। जैसे मान लो कोई टेक्निकल स्किल है, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, या मैंने अपने कजन का एग्जांपल दिया, वो हो सकता है, या उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, तो उनके पास बहुत सारे अलग टैलेंट्स है, जिससे पता चलता है कि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से आपने बताया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, बहुत बार लोगों को लगता है कि ये गलत आदतें है, मतलब बच्चा, जैसे आपने बोला कि हैंडराइटिंग थोड़ा सा लेजी होता है, तो उनको लगता है कि ये गलत तरीके से लिख रहा है या फिर उसको कंटाला है। तो ये थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये, आपने बताया कि बीमारी तो नहीं है, कंडीशन है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये आदत है, गलत पढ़ाई की आदत है, तो क्या उसके बारे में आपने? बराबर, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने अतुल जी। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और आई एम श्योर आप भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखते होंगे, खास करके पेरेंट्स आते हो, हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल अच्छा है और उसको तो एकदम अच्छे से ही सारा आना चाहिए माँ, और फिर वो बोल देंगे कि अच्छा हमें पता है इसकी क्षमता है, बट फिर भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ये आलसी है, इसको बस पढ़ाई नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए इसके साथ में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बच्चा जानबूझ के ये नहीं कर रहा होता है, उसकी वो क्या कहते, काबिलियत ही नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है। तो ये लेजीनेस नहीं है, कोशिश करने के बावजूद बच्चा नहीं कर पाता है। जैसे मान लो जिन लोगों में डिस्ग्राफिया होता है बच्चों में, वो स्लो राइटर भी होते हैं। तो बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि टीचर का कंप्लेन होता है कि बच्चे जो बोर्ड पे लिख के देते हैं ना होमवर्क के, वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और बहुत सारी माएँ मेरे पास आके बोलती कि रोज मेरा ये काम है, कब तक मैं इसके फ्रेंड्स को फोन लगा लगा के पूछूं, है ना, कि अच्छा कैसे, मुझे बैठ के सारा कंप्लीट करना पड़ता है। और इसको कितनी बार बोला है, कभी वो समझते कि अच्छा चश्मा नंबर आ गया, शायद दिख नहीं रहा है, सामने बिठाओ, चश्मा चेक करा लेंगे, नंबर चेक करा लेंगे। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन, ऑब्वियसली ये कराना जरूरी है। जैसे हियरिंग है कि कहीं सुनने का प्रॉब्लम है क्या बच्चे को, या देखने का प्रॉब्लम है क्या, नजर का जो है वो दिखा लो। आईक्यू का टेस्टिंग भी कराने को हम कहते हैं ताकि वो भी पता चले। बट जब ये सारी चीजें हमको पता है कि नहीं है, उसके बावजूद बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका ये प्रॉब्लम है, ये समझने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि बच्चा की ये आदत खराब है, वो उसको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा और काम करेगा तो डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है इसमें। बहुत बार जब, मतलब फिलहाल गांव के जहाँ पे लोग हैं उनको तो ये चीज ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जब सिटी में या फिर अच्छे अच्छे शहरों में जब माँ को पता चल जाता है या फिर पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनके मन में एक, मतलब खुद को ब्लेम करने की भी एक आशंका रहती है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, गर्भावस्था में कुछ गलत हुआ था, ये ऐसे लोगों को लग सकता है। तो क्या ऐसे सच में है, और क्या इसे रोका जा सकता है? अगर किसी को मालूम है तो वो क्या ख्याल रखे या फिर क्या उन्हें ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा कॉमनली देखा जाता है कि जैसे पहले तो है कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है पेरेंट्स में कि नहीं नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो सकता है, ये कैसे है, कहीं तो कुछ गलत हो गया है। बहुत बार इसीलिए वो बहुत सारे डॉक्टर के पास भी जाएंगे, बहुत सारे ओपिनियन लेते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है। मान लो एक बार पता चल गया, चलो ठीक है कि नहीं, एक्सेप्ट है कि है ये प्रॉब्लम, फिर वो बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग में जाते हैं, अपने आप को बहुत दोषी मानते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया हो, या मैंने कुछ तो खाने में गलत किया, या मैंने ठीक से ख्याल नहीं रखा, कुछ हेल्थ इश्यू मेरे प्रेगनेंसी में हो गया रहेगा। कभी अगर माँ ये नहीं समझते हैं ना, तो घर वाले भी कभी कभी ये बात जताते रहते हैं। जैसे मान लो बच्चे के पिता है, वो बोलेंगे या घर वाले बोलेंगे कि तुम अच्छे से संस्कार नहीं दे रही हो, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करा रही हो, तुम ध्यान अच्छे से नहीं रख रही हो, अपब्रिंगिंग में तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो ये सब नहीं होता है,
ये चीज में किसी का भी हाथ नहीं है, ना ही बच्चे का ही, ना ही माँ बाप का, किसी का हाथ नहीं है। ये होती इसका खास मतलब जो बोलेंगे कि वजह क्या है, ये अभी तक वैसे कुछ फिक्स नहीं है कि अभी हमको पता है टीबी है तो उसका एक टीबी का वायरस है, मैं पता है अभी कोरोना है तो उसका वायरस है, बट अब कोरोना में भी बहुत सारे नए नए वायरस हर दिन आए जा रहे, बट एटलीस्ट पता है कि वो वायरस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें हमें अभी तक पता नहीं है। हाँ, लेकिन जहां तक बहुत माना गया है वो है कि जेनेटिक मेकअप, यानी जो हमारे जीन्स है वो उनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि ये प्रॉब्लम आ जाती है। आनुवंशिक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली में है तो हो ही जाएगा। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर किसी की फैमिली में ये है तो वो बच्चों में आएगा, इसकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं शक्यता हो जाती है, बढ़ जाती है, बट जरूरी नहीं होता ही है। और किसी के तो अगर फैमिली में नहीं है तभी भी बच्चे में आ सकता है। तो ये जेनेटिक की वजह से है, इसीलिए ऑब्वियसली इसका हम कुछ भी कर नहीं सकते एज अ प्रिवेंशन डेफिनेटली। बट हाँ, जब पता चले तो वो उसके बाद में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को दोष देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर पहला बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला निकले, उनको पता चले वो 7-8 साल का है, स्कूल में जाने लगे, दिक्कतें आने लगी, आते हैं, डायग्नोसिस होता है, तो उसके पीछे बहुत बार ऐसे होता है कि सेकेंड चाइल्ड होता है जो मे बी 3 इयर्स का हो, 2 इयर्स का हो, तो या फिर मतलब सेकेंड ऑप्शन भी लेना हो, सेकेंड चांस भी लेना हो, तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि क्या मैं सेकेंड चांस लूं, क्या फिर ये जो दूसरा छोटा बच्चा है उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, तो क्या ऐसे हो सकता है और इसके चांसेस कितने हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा बिल्कुल, अगेन ये ऐसे नहीं होता है। जैसे अभी मुझे हाल ही में एक पेशेंट देखा था, वो बड़ा ही बेटा है उनका, छोटा बेटा काफी स्मार्ट है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट तो दोनों भी है, छोटा थोड़ा सा इंटेलिजेंस में भी ज्यादा है और स्मार्ट भी है, जबकि बड़े वाले में लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये कहीं पर भी कनेक्शन नहीं है कि आपके अगर एक बच्चे में है मानो दूसरे में होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है। तो उसमें ऐसे कोई भी डरने की या कुछ भी शंका मन में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने शायद वो क्वेश्चन पूछ लिया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे पहचानी जा सकती है या फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या आपको और कुछ बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स घर पे ये कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए, पेशेवर डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की या फिर स्पेशल एजुकेटर की मदद कब लेनी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहमियत सवाल है ये। यहाँ पर बच्चे, जैसे मैंने बोला है कि साथ में नॉर्मल जो बात करना है ये तो चलते रहता है बच्चों के अंदर हमारा 2.5-3 साल तक, तो तभी तक तो पहचान में नहीं आएगी। 3 साल के बाद में जब बच्चे को स्कूल में डालते तो एक्सपेक्टेड है, जैसे शुरुआत में थोड़ा ABCD या आई जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब का शुरुआत का, तो उसमें जब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तभी थोड़ा सा अलर्टनेस होना जरूरी है। लेकिन फिर भी एकदम से जैसे मैं कहूंगी कि वो रेड सिग्नल नहीं है। तो मान लो एक 6-7 साल तक आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार 6-7 साल तक बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कतें होती है, और बाय द टाइम वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो सब ठीक होता है, वो बाकी बच्चों के जैसे सब नॉर्मल ही होता है उनका। बट जो बच्चे इनमें होती है लर्निंग डिसेबिलिटी 6-7 साल के आसपास में, अगर तभी भी उनको दिक्कत आ रही और जो जो चीजें मैंने बताई कि वो पढ़ नहीं पा रहे, जो उनकी एज के लिए है, उनके एज के बच्चे बाकी जो कर पा रहे हैं वो अगर उतना नहीं पढ़ पा रहे या वो उतना लिख नहीं पा रहे, स्पेलिंग में जैसे वो मिरर इमेज जो मैंने बताई वो वैसे कुछ अगर दिक्कत हो रही, कॉपी वो नहीं कर पा रहे दिखा के, तो ये चीजों में माँ बाप को अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर उनको साइकोलॉजिस्ट की, साइकाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जाके, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो वो टेस्टिंग से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि IQ टेस्टिंग सबसे पहले कराना जरूरी होता है ताकि पता चले कि IQ कम होने की वजह से तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। अगर वो नहीं है, क्योंकि IQ कम है तो ऑब्वियसली हम IQ नहीं बढ़ा सकते। ये एक मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, मतलब मौका लेके सब क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि बहुत बार मेरे पास वो भी पेशेंट्स आते हैं कि कहीं ना कहीं सुनते हैं कि ये टॉनिक मिल गया, किसी ने कुछ बता दिया, जड़ी बूटी ये वो, कि जिससे बुद्धि बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं होता है। तो IQ अगर कम है तो उसको नहीं बढ़ा सकते, इसलिए पहले IQ टेस्टिंग कर लेते, पता करते, वो अगर प्रॉब्लम नहीं है, IQ सही है, तो हाँ फिर इसको क्या किया जाए वो हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी, पेरेंट्स के साथ साथ में ही टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, क्योंकि टीचर्स होते हैं वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई के मामले में उनका बच्चों के साथ में ज्यादा संपर्क आता है। तो इसीलिए टीचर को भी ये जानना बहुत जरूरी कि कौन सी ये चीजें हैं बच्चों में, कहाँ अलग दिखाई दे रहा है और कौन से बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मेरे बहुत सारे जो सहकारी है, मतलब साइकियाट्रिस्ट और ये बहुत सारा काम कर रहे हैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने का, तो जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ये पहचान पाए। तो ये आपने बताया थोड़ा सा, तो नॉन एकेडमिक ऐसी क्या चीजें हैं जिससे पता चले कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसी कुछ चीजें हैं जो नॉन एकेडमिक है, बच्चे के बर्ताव में, बच्चे के एक्शन में, कुछ इससे पता चल सकता है कि उनको मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है या? हाँ, तो इसमें जैसे नॉन एकेडमिकली मान लो जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके साथ में गेम खेलते हैं, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं तो कुछ भी साइन दिख लिया, वो अगर हम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं आता है। या अगर गेम भी आजकल बहुत सारे होते हैं खेल बच्चों के, जिसमें कुछ लिखा हुआ चीज होता है जो पढ़ना होता है, गेसिंग गेम बोलते हैं, तो वो गेम खेलने में भी ये बच्चे हिचकिचाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जब उनको, बच्चों को ऑब्वियसली अपने आप से भी पता चलता है, हर बच्चे में वो ये होती है कहीं ना कहीं जानकारी उनको अपने आप से रहती है। तो जैसे उनको पता लगने लगे कि बाकी बच्चे जो कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को हीनता की भावना जो उनमें आने लगती, थोड़ी सी इंफीरियरिटी भावना आने लगती है। बच्चा थोड़ा चुप रह सकता है या अपने आप को अकेले रह सकता है, सब बच्चे जब खेल रहे तो वो उनके बीच में आके नहीं खेलेगा, ये भी चीजें हो सकती है। या अगर जैसे हम डिस्कैल्कुलिया की बात करें तो घर में छोटी छोटी जो चीजें होती है कि कुछ ऐड करना है या पैसों का कुछ है, वो कैलकुलेशन में भी वो बच्चे उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं सारा एकदम जो बच्चे छोटे हैं जैसे माइल्ड इसमें है तभी की बातें मैं बता रही हूँ। अगर बहुत बार ये मिस हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब ये चीजें बहुत ज्यादा आती है कि आप शायद ध्यान एकेडमिक्स में इतना नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत माइल्ड लेवल में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी, और आजकल तो एग्जाम काफी, मुझे लगता है 6-7 स्टैंडर्ड तक भी बच्चों को एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, पास किया जाता है, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वैसे ही चले जाते हैं। और जब 7th-8th स्टैंडर्ड में आते हैं, जब पढ़ाई बढ़ जाती है, तब ये पता लगने लगता है, तो तब ये दिक्कतें और आती है बच्चों में। तो बच्चा या तो स्कूल जाने से कतरा है, इवन बचपन में भी, कि बच्चा स्कूल जाने के लिए मना कर दे, कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे, राइट, या फिर वो थोड़ा डिप्रेशन के हिसाब में चले जाए, अपने आप को हर चीज से हटा के रखे, मिक्स नहीं होते हैं, हर चीज में से उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। तो ये चीजों से भी हम पता कर सकते हैं कि अच्छा मतलब बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। खास करके तो मना करना, स्कूल जाने के लिए मना करना एक बहुत बड़ा चीज है जो पेरेंट्स लोग ध्यान दे सकते हैं। डेफिनेटली। पर मुझे लगता है उसी के साथ में लेफ्ट राइट का जो है, मतलब लेफ्ट का शूज है तो वो राइट में पहनने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट का राइट में कोशिश करेंगे। जब वो क्रिकेट खेलेंगे तो उनको बॉल का जजमेंट जो है, बॉल कहीं पे और गिर रहा है वो कहीं पे हाथ पकड़ेंगे या फिर गलत तरीके से बैट पकड़ेंगे, तो ये जजमेंट का जो एरर है उससे भी हम पहचान सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को ये समझ लेना यहाँ पे जरूरी है कि अगर बच्चा स्कूल जाने को नहीं बोल रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो बराबर से पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है और उसके लिए प्रोफेशनल की वो मदद ले। जैसे आपने 3 टाइप्स बताए कि ये जो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है और डिसलेक्सिया है, तो ये तीनों के लिए या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ओवरऑल, जैसे आपने शुरू का टेस्ट बताया कि IQ टेस्ट होता है, तो और क्या क्या टेस्ट होती है या फिर इसका जो डायग्नोसिस का प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है? तो जैसे हमने बोला, जैसे ही माँ बाप को लगने लगता है, जैसे आपने भी बोला है कि ये राइट लेफ्ट वगैरह भी जो डिस्प्राक्सिया बोलते हैं, तो बहुत सी बार ये एक चीज नहीं होती, बहुत कम बार देखा जाता है कि बच्चों में सिर्फ एक ही चीज है, जैसे डिस्लेक्सिया, ये दोनों भी साथ साथ में भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें कंबाइंड में आ सकती है। तो जैसे ही माँ बाप को पता चले, पहले तो प्रोफेशनल के पास में, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, जो पहले डिटेल भी हिस्ट्री ली जाती है, सारी जानकारी की क्या क्या है जन्म से लेके सारा,
और उसके बाद में पता चलता है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो आईक्यू टेस्टिंग जैसे उन्होंने बोला सबसे पहले। दूसरी चीज है कि उनका हियरिंग का भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर सुनाई देने में दिक्कत है तो जो बोला जाता है वो बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, इसलिए बता नहीं पा रहा है, तो हियरिंग का है, विजन का है, वो होता है। और फिर बहुत सारी बैटरी ऑफ टेस्ट है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए है, जो क्वेश्चनियर भी होते हैं और उनकी जो खास टेस्ट होते हैं। हमारे जो डायग्नोसिस होता है साइकेट्री का, वो डीएसएम जो है मैनुअल हमारा, उसके आधार पे हम डायग्नोसिस करते हैं। उसमें जो सिम्टम्स बताए गए उसमें अगर फिट हो रहा है बच्चा तो उस हिसाब से डायग्नोसिस, या फिर स्पेसिफिक टेस्टिंग जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट से करवा के लेते हैं और उसके आधार पे फिर हम बताते हैं कि फॉर श्योर क्या प्रॉब्लम। अगर समझो पता चले कि कुछ तो बीमारी है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसके लिए कुछ इलाज है, कुछ उपाय है, कुछ दवाई है, मेडिसिन है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि इस चीज के लिए क्या इलाज है, अगर है तो वो क्या है? राइट, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए डेफिनेटली सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन ये नहीं है कि बुखार आया, क्रोसिन खाई, बुखार चला गया, इस तरीके का नहीं है। इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है कि अच्छा चलो बच्चों को हम कुछ दवा पिला दे और बच्चा हमारा ठीक हो जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी कोई दवाई अभी नहीं है। लेकिन हाँ, निराश होने की बात नहीं है। ये जैसे ही पता चलता है, इसके ऊपर जो काम करना शुरू करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है रेमेडियल एजुकेशन। एक खास तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके लिए जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ऐसे सारे टीम का ये वर्क होता है, सारे टीम मिलके इनके साथ काम करते हैं। तो बच्चों को जैसे मैंने बोला, जो पारंपरिक तरीका है उस तरीके से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उस तरीके से वो आकलन नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। जैसे टच के हिसाब से है, अगर उनको देख के, मैंने बोला ना जो पढ़ने में विजन की तरफ है वो नहीं हो रहा है तो वो सुन के शायद अगर कर पा रहे तो ऑडियो से बताएंगे। तो ये सारे जो पांचों हमारे सेंसेस होते हैं वो पांचों का यूज करके हम उनको पढ़ाने का काम करते हैं, वो रेमेडियल एजुकेशन बोलते हैं। और वो जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना फायदा होता है। तो बच्चे का अगर जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और जल्दी से रेमेडियल एजुकेशन करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से, मतलब जो बाकी बच्चे हैं नॉर्मल, उन्हीं के लेवल में बच्चा आ सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा देर होती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर इसके लिए ज्यादा इलाज नहीं है या फिर थोड़ा सा ये बीमारी नहीं है या फिर गोली नहीं है, तो क्या इसका मतलब ऐसे है कि ये बच्चे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़े पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे या फिर बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे? और अगर वो जाना चाहते हैं तो माँ बाप उनको इस चीज में कैसे मदद कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा अहमियत सवाल है। तो इसमें निराश होने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बताऊंगी, आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ रह चुके हैं। टॉम क्रूज जो फिल्म एक्टर है हॉलीवुड का, और हॉलीवुड पता नहीं तो हमारे बॉलीवुड में भी अभिषेक बच्चन जो है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन ऋतिक रोशन है। ये सबको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, इसके बावजूद आज वो है जहां पर है, राइट। तो ऐसे नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे को है मतलब बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल खत्म, ऐसे नहीं है। बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे शुरू से बार बार मैं यही बात बताई जा रही हूँ कि अर्ली डिटेक्शन, बहुत जल्दी से इसको समझना। और इसीलिए ये शायद एक क्या बोलते हैं, कोशिश है हमारी कि सबके लिए पहुंचाने का, कि जैसे पता चलता है, मान लो वो नॉर्मल भी होगा बच्चा, अगर आपके एंटेना खड़े हो गए तो कोई बात नहीं है कि नॉर्मल बच्चा, उसमें भी कभी कभी होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिसमें सब नॉर्मल है लेकिन पेरेंट्स को एंजाइटी होती है, कहीं मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। तभी भी अगर आप जा रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप जाइए, आपको बता देंगे साइकियाट्रिस्ट की, घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है और बच्चा अपने आप से रिकवर हो जाएगा, मतलब कवर अप कर लेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। बट अगर ये प्रॉब्लम है और आप जल्दी से जाएंगे और हेल्प लेंगे, डिटेक्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उनका रेमेडियल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये एक सबसे पहली बात है। इसके बाद में
शायद इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लूं कि ये छोटे बच्चे से तो हो गया, लेकिन कभी कभी अगर इनकी सीवियरिटी ज्यादा है, या जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों में पहले मिस हो जाता है, पहले वो नहीं पहचान पाते हैं, और जब वो बड़े क्लास में आते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, तब इनका रेमेडियल एजुकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उतना उनको नहीं कर पाते। तब आपको प्रिंसिपल जो है, स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर से उनसे बात करके, और आपको इनके लिए सर्टिफिकेट आजकल मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं सुविधा उपलब्ध हुई है कि जब ये सर्टिफिकेट लेते हैं स्पेशल गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज और सेंटर होते हैं वहां से, तो इनको बहुत सारी सहूलियत मिलती है। जो बोर्ड एग्जाम है और रेगुलर एग्जाम पे भी इन बच्चों को बहुत सारी सहूलियत मिलती है। जैसे मान लो कि जो बच्चे स्लो है, उनको टाइम ज्यादा लगता है, तो उन्हें टाइम ज्यादा दिया जाता है एग्जाम के टाइम में। अगर 1 घंटा सबको मिल रहा है बच्चों को, तो इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 घंटा है तो इनको शायद 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिले, तो ये टाइम इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। कभी कभी बच्चे को अच्छा वो नहीं है, उसको सब पता है लेकिन स्पेलिंग्स की बहुत मिस्टेक होती है, तो थोड़ा सा लीव उसमें देते, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं करते, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक को वो इग्नोर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो एक राइटर भी इनको दिया जाता है कि बच्चा ओरली सब बता पा रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है सब, तो ऐसे बच्चों को एक राइटर दिया जाता है। तो वो राइटर के सहारे अपने वो बताएगा बच्चा, और वो राइटर जो है वो क्वेश्चन का आंसर सारे लिख देगा। तो ऐसी बहुत सारी सहूलियत है, इनका आप उपयोग ले सकते हैं, इसका फायदा लेके आप अपने बच्चे की हेल्प करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये है एलडी, बट उन्होंने 10th 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो इसमें बहुत निराश होने की बात नहीं है। डेफिनेटली। और मैं ये खुशी से बताना चाहूंगा कि मतलब शुरू में ऐसा था कि सिर्फ बॉम्बे में ही ये मतलब अवेलेबिलिटी थी कि लोग सायन में जाते थे, नायर में जाते थे, केयू में जाते थे, और वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी का किया जाता था, और ये लिमिटेड टू वो मेट्रो सिटी था। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि जो हमारे जो वन ऑफ द सीनियर साइकेट्रिस्ट है हरीश शेट्टी जी, उन्होंने पब्लिक लिटिगेशन डाला था, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने ये किया था कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये चालू हुआ है। तो अगर हम में से, आप में से, पेरेंट्स में से कोई अगर देख रहा है, तो आपको ये पता हो कि अगर आपको बच्चे में ऐसे कुछ दिक्कत लगती है, तो डेफिनेटली आप आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं, और अगर उसका होगा तो वो सर्टिफिकेट आप वहाँ से ले सकते हैं जिसका आपको फायदा वो स्कूल थ्रू होता है। तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, स्कूल उससे कांटेक्ट कर सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे आपके बच्चों को 10th में, 12th में, और बहुत बार ग्रेजुएशन लेवल पे भी इस सर्टिफिकेट्स की मदद मिल जाती है, जो मैम ने अभी बताया था। तो ये अभी हर एक के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो ये उसका पेरेंट्स को, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो ये आप जान लीजिए और उसी हिसाब से आपके बच्चों को आप मदद कर सकते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, रेगुलर स्कूल में जा सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल होता है, स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए? ये पहले बहुत बड़ी गलतफहमी ये थी, जैसे मैंने बोला कि मान लिया जाता था कि ये बच्चे बिल्कुल डफर है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, तो इनको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं रख सकते। बट अभी थैंकफुली ये सारी चीजें बदल रही है, और ये बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ में ही पढ़ाया जा सकता है, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। इसी के लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। बहुत सारे स्कूल में तो स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं, तो वो इन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बोला है, शुरू से बताया है आपको कि इसमें आईक्यू का कहीं भी दिक्कत नहीं, बुद्धिमत्ता इनकी बाकी बच्चों के जैसी ही है, इसीलिए इनको कोई अलग स्कूल रखने की जरूरत नहीं है, ये बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर की मदद से, और कहीं कहीं पे अगर छोटी छोटी चीजें हैं तो जो रेगुलर टीचर है उनको भी ट्रेन करके कैसे इन बच्चों को हैंडल करना है वो कर सकते हैं। बहुत बार इन लोगों के लिए थोड़ी स्पेशल क्लास ली जाती है कि नॉर्मल बच्चों को हो जाए, तो इन बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्लास देके इनको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल बच्चों के साथ में कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत स्कूलों में अभी स्पेशल एजुकेटर, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमेटी बनाई गई है जहाँ पे 3-4 स्कूल स्पेशल एजुकेटर होते हैं, और वो स्कूल में जाके वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको ये दिक्कत हो, जिनको ये समस्या हो।
थोड़ा सा इस रिमेडियल एजुकेशन के बारे में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्या आप उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे? ये रिमेडियल एजुकेशन क्या होता है, वो कब शुरू होना चाहिए, कब तक वो बच्चे ले सकते हैं, और क्या पेरेंट्स इसको घर पे दे सकते हैं? मतलब ये रिमेडियल एजुकेशन जो है, जो वो पेरेंट्स घर पे बच्चे की अपनी मदद कर सकते हैं क्या इस स्पेशल एजुकेशन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। मेरा तो हरदम से यही मानना रहा है कि टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम हमारे बच्चों के अपने बच्चों के साथ में होते हैं। तो ये रेमेडियल एजुकेशन में बोलूंगी कि मैं शायद बहुत सही इंसान नहीं होंगी, जो स्पेशल एजुकेटर है वो और अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने शुरू से बताया कि इसमें हम सारे सिस्टम का लेते हैं, हेल्प मदद लेते हैं बताने के लिए, कि जैसे ब्लॉक्स होते हैं, क्या कहेंगे उनको, अल्फाबेट जो ABCD है उसके ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स को टच करके उनका शेप कैसे, उस हिसाब से, या जैसे A का एप्पल है तो वो फ्रूट लेके उसके साथ में दिखाने के, तो ये अलग अलग तरीके से उनकी वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए, फोनिंग जो है वो डेवलप करने के लिए, साथ में राइटिंग की जो स्किल्स होती है वो भी उनको समझाया जाता है। जो ब्लॉक्स होते हैं, पहले बड़े ब्लॉक्स में लिखना है, फिर वो धीरे धीरे छोटा किया जाता है, फिर बहुत छोटे में उनको लिखना है, ताकि उनको वो समझ आए स्पेस कितना रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो रेमेडियल जो स्पेशल एजुकेटर है वो पढ़ाते हैं बच्चों को। बट डेफिनेटली इसमें टीचर के साथ साथ में पेरेंट्स को ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स जाके मदद ले सकते हैं। कहीं कहीं पे तो स्पेशल एजुकेटर खुद से भी बता सकते हैं, अगर वैसे नहीं भी बता रहे तो उनके जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें पेरेंट्स जाके सीख के अपने बच्चों को डेफिनेटली घर पे हेल्प करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्या कहेंगे, शॉर्ट पीरियड वाला नहीं, छोटे से समय में खत्म होने वाला नहीं है। एंटीबायोटिक का 5 दिन का 7 दिन का कोर्स किया खत्म हुआ, ऐसे नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। तो मान लो जैसे बच्चे का अगर सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में शुरू हुआ है तो ये शायद 7th 8th कभी कभी 10th तक भी ये चलता है स्पेशल एजुकेशन उनका, ताकि उनका वो फायदा उनको बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो इसमें यही बहुत जरूरी है, जो कहेंगे पेशेंस और परसिवरेंस, यानी पूरे टाइम उसके पीछे लगा रहे, धैर्य रखना और सतत उसके पीछे रहना पूरे समय में, ये बहुत जरूरी हो जाता है इसके अंदर। डेफिनेटली, और मुझे लगता है YouTube कुछ हाल में इसका मतलब कुछ चीजों के लिए इसमें डेफिनेटली मदद कर सकता है। जैसे पहले सिर्फ लोगों को सुना ही जाता था स्कूल में, तो अभी वो घर पे आके देख सकते हैं, उसमें वीडियोस होते हैं, तो उसका डेफिनेटली मदद ले सकते हैं, उसका अच्छा फायदा कर सकते हैं। जाते जाते अगर कुछ बचा हो तो आप डेफिनेटली, मैं लास्ट क्वेश्चन की, अगर आपको कुछ बताना हो और भी डिटेल में कुछ आपको लगता है कि कुछ बताना बाकी है तो आप बताइए। बिल्कुल, एक चीज जैसे अभी तो, एक तो आपने जो बात बताई डॉक्टर अतुल वो बहुत सही है कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये बहुत अच्छा। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था मेरा प्रैक्टिस, तो तब कितना स्ट्रगल की, कहाँ कहाँ से ढूंढ के, फिर वो पेपर पे प्रिंट आउट लेके उसके अलग अलग तरीके कार्ड्स बना के वो सब पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते थे। आज बहुत सारे अलग अलग एप्स उपलब्ध है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है डिजिटल, इस पे यूट्यूब पे बहुत सारा है, तो लाइफ एक तरीके से मतलब काफी इसमें सहूलियत सबको मिल रही है, तो सबको इसका फायदा लेना चाहिए। दूसरी मुझे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बार लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ साथ में ADHD जो बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अपने आप में एक डिसऑर्डर है। शायद डॉक्टर अतुल का इसके ऊपर बात ऑलरेडी कर चुके हैं या शायद करने वाले हैं, तो इसमें आपको डिटेल तो पता चलेगा, लेकिन बहुत बार ये चीजें देखी गई कि बहुत सारे बच्चों में साथ साथ में होती है। तो मैं ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी यहाँ पे बताने के लिए, क्योंकि इसके बारे में भी गलत फहमी है। लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए जो मैंने बोला कि कोई गोली नहीं है, इसके लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेशन जरूरी है, और वो चलते रहता है, ट्रेनिंग एक किस्म का। तो ADHD बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ये मिसकंसेप्शन है, एंड सॉरी टू से बहुत बार साइकोलॉजिस्ट में भी ये मिसकंसेप्शन होता है कि बस सेशन देते रहो, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। ADHD में दवाई की भी जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये टीम वर्क है, सबको मिलके करना है। जो स्पेशल्स है, मतलब साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेमेडियल एजुकेटर, पेरेंट्स, टीचर्स,
ये सब मिलके बच्चों के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। डेफिनेटली, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि ऑडियंस के माइंड में लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्ट उनके क्लियर हुए, उनको अच्छे से पता चला है। उसके बाद में हम ऑडियंस राउंड लेंगे। यहाँ पे हम अपना राउंड, जो मॉडरेटर राउंड था, वो हम खत्म करेंगे। इसके बाद में हम ऑडियंस का राउंड लेंगे। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कृपया हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा। इससे पहले कि हम ऑडियंस राउंड चालू करें, आज का जो क्विज कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। मैं पूछूंगा भी और यहाँ पे टाइप भी कर दूंगा ताकि जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो देख पाए। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के 3 मेन टाइप जो मैम ने बताया है वो बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी के 3 टाइप आपको बताना है। और उसके लिए नंबर जो है व्हाट्सएप के लिए वो है 9503421124। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप नाम नहीं बता सकते हैं तो डेफिनेटली 2 लोगों ने किया हुआ है, हाँ, बजरंग लाल और आशा पवार। यस, आशा जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर अभी सपोज एक वर्ड है स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने के टाइम या लिखने के टाइम टी पहले आ रहा है या यस पहले आ रहा है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। सपोज अभी एप्पल लिखना है, मुझे पता है उसका स्पेलिंग, लेकिन मैं लिखने के टाइम पी पहले लिख दूंगी या पढ़ने के पहले मैं पी का ही साउंड करूंगी। ये किस टाइप में आता है? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है आपने आशा जी। तो ये डेफिनेटली ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। या आपके खुद के लिए आप बोल रहे हो या बच्चे के लिए है आपके? अच्छा, तो ये हाँ, मेरे तो पढ़ने के लिए जो है इसमें आप, अच्छा, तो ये बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये पढ़ने की जो प्रॉब्लम आती है इसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। और आप लिखने के टाइम जो गलत करते हैं, जो आगे पीछे होता है, स्ट्रेस का पहले एस की जगह टी लिख लेते बाद में, उसे डिस्ग्राफिया बोलेंगे। यही मैंने जो शुरू में बताया कि दोनों चीजें बहुत बार सिर्फ सिंपल एक ही चीज बहुत कम बार देखने को मिलती है। ये जनरली साथ साथ में ही चलती है, डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया। और तो ये डेफिनेटली लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है। और जैसे हमने शुरू में बताया, ये खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है लाइफ में। तो ये बड़े लोगों में भी दिखाई देती है। डेफिनेटली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मैम को बताना चाहूंगा, जो आशा जी है, कि यहाँ पे थोड़ा सा ADHD है क्या, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अटेंशन के हिसाब से आप जल्दी में, चंचलता की वजह से और इनअटेंशन की वजह से भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो जैसे मैम ने बताया कि इट इज, मतलब आपको डायग्नोसिस करना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से, हो सकता है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी ही हो, लेकिन उससे पहले ये जो अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर है उसको रूल आउट करना भी जरूरी होता है। बहुत बार ADHD वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं कि कुछ स्किप कर देते हैं, कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग में मतलब एक आधा दूसरा वर्ड वहां से वो चला जाता है, या फिर गलत तरीके से वो लिख सकते हैं। आई होप यू एग्री टू दिस। राइट। और अगर ये आपके काम पे दिक्कत ला रहा है तो आपको पहले डेफिनेटली जाके हेल्प लेना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट है, उनसे जाके मिलिए और अपना इवैल्यूएशन पूरा करा लीजिए, जो भी असेसमेंट होता है। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, विद्या जी ने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन फिर भी हम ले लेंगे क्योंकि शुरू में वो जरूरी है। IQ नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल IQ कितना? नॉर्मल IQ जो है एक रेंज होती है उसकी। जैसे मान लो 90 to 100, 100 इज एक्चुअल ये, बट वो एग्जैक्ट 100 नहीं होता है। बट 90 to 100 जो है वो नॉर्मल रेंज बोला जाता है। उससे नीचे है तो सब नॉर्मल है, उससे ऊपर है तो हाई IQ लेवल है।
और बाकी तो आई थिंक इतना काफी रहेगा अभी के लिए, जो उनके लेवल है वो जानना आज के लिए हमें जरूरी नहीं, आज के टॉपिक के लिए, बट नॉर्मल रेंज 90 to 100 यू कैन टेक इट। स्नेहा जी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, इन बच्चों में बिहेवियरल डिसेबिलिटी भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। इसमें जैसे बताया कि बच्चों में जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता की भावना आती है, तो वो अलग अलग तरीके से बच्चे दिखाते हैं, उनकी अपनी जो पर्सनालिटी या टेम्परामेंट जो बोलते हैं उसके हिसाब से। कोई बच्चे बहुत अंदर मतलब क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेशन या अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, और कोई बच्चे थोड़े से एजिटेटेड हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा जताना, चीजें फेंकना या पीछे पलट के जवाब देना, तो ये सारी चीजें भी होती है, या बस भाग जाना, कोई चीज में ध्यान नहीं देना, तो ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम भी इनमें देखे जाते हैं डेफिनेटली। बजरंग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार डॉक्टर मैडम। नमस्कार। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेमोरी ले लो जिससे मेमोरी बढ़ेगी और ठीक होगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। अभी होता क्या है कि जो यहाँ पे मैं आई थिंक थोड़ा सा मुझे परमिशन ले लेती हूँ डॉक्टर अतुल से, कि मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हर एक इंसान में है ना अलग अलग टाइप की क्या कहेंगे कैपेसिटी होती है। एक बात करने की स्किल होती है, ठीक है, एक फील करने की स्किल होती है, एक जो है एक्शन जो काम, कोई देखते हो आप बहुत एक्टिव होते हैं कि उठे और फटाफट सब काम करते हैं, और कोई थोड़ा सा धीरे धीरे करने वाले होते हैं। वैसे एक स्मरण शक्ति की भी कैपेसिटी होती है हर एक की, और ये हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये कहीं पर भी है ना बढ़ने वाला काम नहीं होता, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी ही रहती है। कोई भी दवा आपकी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, होता क्या है, कभी कभी आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हो कोई स्मरण शक्ति की जो बोलते हैं मेमोरी क्लिनिक या कुछ मेमोरी गेम, तो जो आपकी कैपेसिटी आप शायद पूरी यूज नहीं कर रहे हो वो आप पूरी यूज करना चालू करते हो, तो इसीलिए लगता है कि अच्छा मेमोरी बढ़ गई है, लेकिन मेमोरी कभी भी बढ़ती नहीं है किसी चीज से, जितनी आपकी है वो उतनी ही रहेगी। थैंक यू। अगर किसी को और क्वेश्चन पूछना हो तो कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब तक कि ऑडियंस के हैंड रेज हो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन क्विज कंपटीशन का पूछना चाहूंगा सभी के लिए। मैम ने जब इसके लिए मतलब दवाई नहीं है लेकिन बाकी चीजें हैं ऐसे बताया, तो पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं और इसमें क्या क्या इलाज है, या फिर बच्चों को ये बीमारी या फिर ये कंडीशन होने वाले बच्चों को हम एज अ पेरेंट्स या फिर ओवरऑल क्या हेल्प अवेलेबल है या फिर क्या किया जा सकता है, ये कोई भी 3 चीजें आपको बतानी है। मैम मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक मुझे लगता है थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया था या फिर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ाई में उनको दिक्कतें आती है, ये पता नहीं चल पाता है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, और बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को स्कूल में थोड़ा सा इमोशनली प्रॉब्लम्स आते हैं, घर पे प्रॉब्लम आते हैं, घर पे माँ बाप डांटते हैं, स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर्स उसको डफर या फिर मतलब बहुत बार ऐसे बोला जाता है। तो इस वजह से उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता है, और इसके साथ में उनको क्या मेंटल समस्या है या फिर मेंटल डिसऑर्डर हम बोलेंगे उसको सामना करना पड़ सकता है। बराबर, बहुत अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपने पूछा डॉक्टर अतुल। डेफिनेटली इसकी वजह से बच्चे की मानसिकता पे असर होता है। जब बार बार बच्चे को अगर बोला जाता है कि वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बहुत खराब है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो हीनता की भावना बैठ जाती है। और जैसे मैंने बोला 2 तरीके से बच्चे निकालते हैं, या तो बहुत वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और एक तरीके से उनके अंदर एंजाइटी, घबराहट होने लगती है, किसी का भी वो सामना नहीं कर पाते हैं, कहीं पर भी जाने से बहुत हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है,
सोशल इंटरेक्शन, किसी के साथ मिलना है, बात करना है, उसमें भी उन्हें दिक्कत आने लगती है, अपने आप में रहते हैं और धीरे धीरे वो बहुत बार डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। या दूसरे भी तरीके से बच्चे करते हैं कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और तोड़ फोड़ वाली जो चीजें हैं या जानबूझ के किसी को तकलीफ देना, ये भी चीज करते हैं। बहुत बार देखा गया कि अगर माँ बाप को उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो वो कुछ न कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उनको माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान मिले, अटेंशन, जिसे हम नेगेटिव अटेंशन बोलते हैं। तो वो कुछ न कुछ गलत काम करके भी, कि चाहे इस वजह से, चाहे डांटने के लिए हो, चाहे मारने के लिए हो, लेकिन माँ बाप का ध्यान हमारी तरफ जाए, ये भी एक चीज कभी कभी इसमें होती है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत कॉमन है। बहुत बार फिर बच्चे गलत तरीके से भी इसे हैंडल करने के लिए, जो कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, कि बड़े बच्चे जैसे हो जाते हैं 8, 9, 10 में, अगर ये डायग्नोस नहीं किया और वो बार बार फेलियर होते रहते हैं या सही से वो एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो स्मोकिंग करना या कभी शराब पीना या ड्रग्स वगैरह, ये चीज में भी कभी कभी बच्चे जा सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली बच्चे में आ सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया और सही सपोर्ट उनको नहीं मिला तो। डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अभी भी ऑडियंस को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो हम अवेलेबल है। हम 1 या 2 क्वेश्चन और लेंगे। तो किसी को अगर क्वेश्चन हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी मैसेज दे सकते हैं। मैम, जब तक कि ऑडियंस के क्वेश्चन आए और मैं विनर्स निकालूं आज के, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कुछ बताना है या फिर पेरेंट्स को कुछ बताना है या फिर और इसी के बारे में आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। और मैं आपसे 2 मिनट माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा नीचे मोबाइल में मतलब फाइनल विनर्स डिसाइड करूं। हाँ, बात तो बस यही है कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। मैं यही बताना चाहूंगी कि सारे पेरेंट्स को, और अगर टीचर्स है तो टीचर्स को भी बताना चाहूंगी कि आप ये अपने आप में ये स्किल डेवलप कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग लीजिए, तो ये बच्चों को तो फायदा होगा ही। आप अच्छे से बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपने आप के लिए भी एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, खुशी की बात होगी कि एक नया स्किल आपने डेवलप किया। और जब एजुकेशन बच्चों को दे रहे, शिक्षण दे रहे हैं, तो वो सही तरीके से और सारे बच्चों को दे पाए, ये भी होता है। और पेरेंट्स को भी बहुत सतर्क रहना जरूरी है। निराश होने की बात नहीं, बट सतर्क रहना। अगर बच्चे में है, आइडेंटिफाई कर लीजिए जल्दी से और हेल्प लीजिए, और साथ साथ में बच्चे के साथ में मिलके करना है। ये कहीं पर भी सोच नहीं रखे। ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं बहुत सारे माँ बाप में, कि बच्चा होनहार तभी है अगर वो पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में अच्छा नहीं मतलब बस खत्म हो गया, तो जरूरी नहीं। पढ़ाई एक बहुत बड़ा जरिया है डेफिनेटली, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वही एक तरीका नहीं है। तो अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई ठीक से उतना नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाकी जो टैलेंट है, बाकी उसमें जो क्षमता है, उसको पहचानिए, उसको बढ़ावा दीजिए। चाहे हो सकता है वो उसका अपना करियर है, आगे का जो जिंदगी है वो उसमें अच्छे से बना पाए। जैसे देखा बहुत सारे बच्चे एक्टर बनते हैं या सिंगर है, स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, या एक मैंने हाल ही में पढ़ा था, वो शेफ है जो, वो उनका भी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी था पहले, और वो एक बहुत बड़े आज माहिर शेफ बने हुए, शेफ सैबी बोल के जो आते हैं। तो बच्चे का टैलेंट पहचान के उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिए और दूर मत धकेलिए अपने आप से। स्नेहा जी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिस से इन बच्चों में डेवलपमेंट होती है क्या? मतलब विद प्रैक्टिस बच्चों में डेवलपमेंट हो सकती है या फिर मुझे लगता है कि उनको फायदा हो सकता है। राइट, तो यहाँ प्रैक्टिस का मैं जरा बताना चाहूंगी। जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, जो हम बच्चे को बोलते हैं ना हार्डवर्क, कि अच्छा बैठ के लिखो, 10 पन्ने लिखो, या एक चीज 10 बार लिखो, 10 बार पढ़ो तो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस नहीं। हाँ, सही तरीके की जो है, तो जो आपको ट्रेनिंग या मार्गदर्शन जो स्पेशल एजुकेटर से लेके, उससे प्रैक्टिस से ये बच्चे कोप अप करना सीखते हैं। ये एबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं कम नहीं हो जाती, बट उस एबिलिटी के साथ रहना और उस एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे कोप अप करना है, ये बच्चे सीख जाते हैं। और इसीलिए वो गैप जो है इन बच्चों में और जो बाकी जो बच्चे हैं
नॉर्मल जो उसमें स्कूल आई मीन जिनमें डिसेबिलिटी नहीं है वो बच्चे, तो उनका वो गैप दूर हो जाता है। ये हेल्प हो सकती है डेफिनेटली। सोनाली जी ने पूछा है कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो क्या करे। राइट, तो बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, आजकल तो कोविड के बाद में मुझे लगता है हर एक बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया है कि बस कंसंट्रेशन ही नहीं होता है, और बच्चे क्या, मुझे लगता है बड़ों के साथ में भी हो रहा है। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है, बच्चे का ध्यान पूरा मोबाइल और इन चीजों में अटका है, इसके लिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या उसका अभी कोई उसको डिफिकल्टी आ रही है, कोई सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लग रहा है, इसके लिए उसका मोटिवेशन कम होते जा रहा है और इसीलिए वो ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर जैसे बताया कि ADHD जो एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट, उसमें भी बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो भी चीज हो सकती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करना बहुत पहले जरूरी है। तो मैं कहूंगी अगर आप अपनी लेवल पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, जिससे आप पता कर सके कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से बच्चा ये नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेघा पालकर जी ने मुझे लगता है मतलब पॉइंट ये किया है, क्वेश्चन नहीं है उनका। एप्टीट्यूड टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए, या फिर उनका बेसिक जो ये है उनका समझने के लिए एप्टीट्यूड टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एप्टीट्यूड टेस्ट तो सारे ही बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उनके अंदर एबिलिटी है ना, उसे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी ये तो सब बच्चों के लिए, सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले नहीं, बट सभी बच्चे, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार ये होता है कि जो पेरेंट्स की इच्छा होती है ना, वो बच्चों पे ला दी जाती है कि अच्छा मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो अभी तू डॉक्टर बन जा, या मैं वकील नहीं बन पाया तू वकील बन जा। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चे की शायद उसकी एबिलिटी नहीं हो, या बच्चा बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है बट उसको सिर्फ पढ़ाई में ही डाले जाते हैं, या स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज के लिए डेफिनेटली एप्टीट्यूड टेस्ट करके कौन सी बच्चे की क्षमता है, क्या काबिलियत है, वो जानना फायदेमंद होता है डेफिनेटली। कृष्णा जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कृष्णा जी आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं खुद को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैडम। मैडम मुझे एक पूछना था कि जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिफिकल्टी है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों में, उसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टेक्निक्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में, राइट। जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं शायद इतनी सही इसमें नहीं हूँ, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बट हाँ, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी जो स्पीच थेरेपी भी होती है साथ साथ में, सिर्फ इसमें लिखना और ये नहीं है, तो स्पीच थेरेपी भी होती है। उसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं, जो मूवमेंट जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारे मुंह की जो मूवमेंट होती है, एक्सरसाइजेस होते हैं, वो भी होते हैं। और अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। बट हाँ, आई एम सॉरी कि मैं इसमें ट्रेन नहीं हूँ, तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। अगर डॉक्टर अतुल जानते हैं तो वो शायद इस पे और थोड़ा सा ये डाल सकते हैं। डेफिनेटली, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। डेफिनेटली हम ये टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट जो माइंड केयर मैराथन का सीजन हो, माइंड केयर मैराथन .2, तो उसमें हम डेफिनेटली ये साइकोलॉजी या फिर स्पेशल एजुकेटर, बाकी अलाइड जो सब्जेक्ट्स है उसको, वो टॉपिक हम लेने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे शायद कृष्णा जी का आंसर उन्हें मिल जाए। यहाँ पे क्वेश्चंस तो अभी खत्म हो चुके हैं। मैं जो इससे पहले कि ऑडियंस जो विनर्स है उनका नाम घोषित करो, मैं सभी को चैट के लिए एबल कर रहा हूं। आप सभी को जो है, आप जो मैसेज है आप भेज सकते हैं अभी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो मैम है उनके लिए थैंक यू के मैसेजेस आने चाहिए। मैम ने आज अपने ओपीडी से टाइम निकाला है, हमारे लिए टाइम निकाल के मैम अवेलेबल हो चुकी है। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप मैम के लिए चैट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए, और अगर कुछ स्पेशल आपको बताना हो तो वहाँ पे आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं।
और आज के जो पहले विनर है वो है रेणुका तारो। रेणुका तारो जी, आप अगर सुन रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। ऑडियो चालू कर सकते हैं, आपका वीडियो चालू कर सकते हैं। आपको आपका नाम बताना है, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, ये आपको बताना है। आपका नाम, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, और दूसरा जो है आज का टॉपिक, आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक में से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली। Sir, actually, I am a medical student. Can you hear me, sir? यस यस यस, आपका नाम बताइए। Sir, my name is Renuka Taro. I am a medical student. I am doing MBBS at RGMC, Kalwa, Thane. And I think that the session was very amazing because we can see people or children like this, like we can see normally, but means I think knowledge regarding this is very important to the parents and as a MBBS student also to all the doctors. आज के इससे सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? तो सबसे बड़े सीख कि आई थिंक अगर हमें कोई ऐसा मिलता है द वन हु हैज लर्निंग डिसेबिलिटी, देन वी आर नॉट टू डिस्टिंग्विश देम और उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो ऐसा हमें बिहेवियर नहीं करना चाहिए, बट रादर हमें एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से उनको अप्रोच करना चाहिए, लाइक एंड उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट हो तो हम कर सकते कि अगर उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट हो तो हम उनको बढ़ावा दें और उनको उधर जाने के लिए मोटिवेट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमारे आज के दूसरे जो विनर है वो है केयूरी जी। केयूरी जी, मैं आपको पिन कर रहा हूँ, आप कृपया आपका वीडियो चालू कीजिए, आपका ऑडियो चालू कीजिए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है, आपके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट करें, बहुत सारे लोगों को वीडियो बरोबर नहीं दिख रहा है। तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, और आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक से, आज के सेशन से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली। Okay, मेरा नाम है केयूरी भोजानी and first and foremost thank you very much Dr. Jyoti for inviting me for the session and मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत कुछ कवर हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये सेशन में। तो सबसे बड़ी सीख तो वही थी कि बहुत सारी जानकारी बहुत कम समय में और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने दी, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू once again for the time and organizing this thing by Atul ji. That's really very nice of you क्योंकि पेरेंट्स एंड द ऑडियंस को ये सब जानकारी देना एंड अवेयरनेस क्रिएट करना वही एक बड़ी बात है। थैंक यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रेणुका एंड केयूरी जी दोनों। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी केयूरी जी खुद साइकोलॉजिस्ट है एंड शी हैज बीन वर्किंग विथ ऑल दिस चिल्ड्रन और मतलब वो काफी सारे कॉलेजेस में वगैरह भी पढ़ाती है एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमारे आज के तीसरे जो विनर है वो है मृणाली जी। आप आपका वीडियो चालू कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली। यस श्योर, मैं मृणालिनी मोरे सोलापुर से हूँ और मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। कोविड के बाद जो स्टूडेंट आते हैं, आई एम ए स्कूल काउंसलर, विजिटिंग काउंसलर, और मैं रिहैब में भी काम करती हूँ। ओके। मैंने इससे पहले आपके पूरे मैराथन के कई कड़ियाँ अटेंड की हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत नॉलेजेबल भी है। आज का जो सेशन हुआ है इसमें मुझे एक नई बात ऐसी पता चली है कि इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा बच्चों को
पढ़ाया जा सकता है, जैसे जिसमें स्पेशल एजुकेटर आते हैं, जिसमें रिमेडियल एजुकेशन है। तो ऐसे रिमेडियल एजुकेशन द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ भी पढ़ सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसे पता चलता है कि इसका मिसयूज भी किया जाता है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता है, पीछे पीछे आता है, तो खुद पेरेंट्स आके बोलते हैं कि इसको एलडी है और इसको एग्जाम के वक्त कुछ तो एक्सक्यूज दे दीजिए। तो ये गलत बात है। तो ये पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर, मतलब हम लोगों को अवेयर करते हैं, मगर इस अवेयरनेस का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका मैंने उदाहरण देखा है, तो ये बुरी बात है। आपने बट आई थिंक इसी के लिए आजकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, और सर्टिफिकेट ये क्वालिफाइड लोगों के यहाँ से या वो सेंटर से ही दिया जाता है। कोई भी उठ के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जैसे मैं भी खुद अगर पर्सनल लेवल पे आज सर्टिफाई किसी को करूं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो सेंटर को परमिशन मिली हुई है वही लोग इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। आई थिंक उस वजह से हम एक रोकथाम लगा सकते हैं कि इसका मिसयूज नहीं है। कभी कभी टर्न एज में भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि प्रोपेगेंडा अवस्था में आ जाते हैं युवक, तो पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं। तो 10th के एग्जाम में या 9th के एग्जाम में जहाँ पे मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कवर करने के लिए भी कभी कभी पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, इसको डिसेबिलिटी है, ये पहले से एलडी है, ऐसे कुछ बोल देते हैं। राइट। तो ऐसे पेरेंट्स को आप वही बोल सकते हैं, अगर ऐसे है तो आप प्लीज इनका असेसमेंट करा लो अपने बच्चे का और सर्टिफिकेट आप लेके आइए, तब हम उसको वो जो भी छूट देना है वो दे देंगे। तो स्कूल हमें कहती है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट है तो आप टेस्ट करवा लो, या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बोलना, हमारा सर्टिफिकेट नहीं चलता है, आपको बाहर से करा के लाना। जहां आपको पता है कि ये मतलब मिसयूज हो रहा है तो वहां आप थोड़ा फर्मली बता सकते हो कि हमारा सर्टिफिकेट काम नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मृणाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल्हापुर में शायद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो प्रमिला राजे जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी आई थिंक चालू हो चुकी है। वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट है, वहाँ पे हमारा मीटिंग भी हुआ था, वहाँ पे सेंट्रल था, तो वो कोल्हापुर का सेंटर है। अगर आपको कोई मांगता है सर्टिफिकेट तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप कोल्हापुर के मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन की प्रोसीजर होती है, तो शायद वहाँ से उनको कुछ हेल्प मिले। तो यहाँ पे हम आज का सेशन खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले सभी विनर्स को और एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आज विनर बनने के लिए। कृपया आप आपका नाम, पता, टी शर्ट साइज और आपका मोबाइल नंबर कृपया 9503421124 पे भेजिए। आपको कल या परसों आपको आपका गिफ्ट भेजा जाएगा। इसी के साथ में ये आज का जो प्रोग्राम है मैं खत्म करना चाहूंगा। उससे पहले सबसे पहले मैं हमारे जो आज के स्पीकर हैं ज्योति मैम जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पे आए, हमारे लिए टाइम निकाला, सभी को गाइडेंस दिया और सभी को ये बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन पहुंची, जहाँ से पता चल रहा है कि सबके बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे जो आज के विनर्स है उन्होंने भी बताया। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बार बार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन सभी को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जो माइंड केयर मैराथन के जो मैसेजेस है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लोग यहाँ पे आए देखे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसके जो वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं वो लोगों को भेज रहे हैं, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही आती जाइए, आपका भी फायदा होगा और लोगों का फायदा हो, इसलिए आप लोगों को भेजिए और यूट्यूब की लिंक भी उनको भेजिए। इसी के साथ हम मैम आपको अगर कुछ जाते जाते लास्ट वर्ड बोलना है तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद बहुत ज्यादा, मतलब मुझे एक मौका दिया और ये हरदम ही बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं एक वो क्या कहते हैं अंदर से सुकून जो होता है, और मुझे भी हरदम बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे लोगों तक हम अच्छा अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं,
कुछ पिछले साल मैंने 21 में मैंने भी एक ऐसा छोटा सा अपना काम किया था, स्वमन बोल के कैंपेन शुरू किया था, स्वच्छ मन स्वस्थ मन, जिसके अंदर हर महीने एक नए टॉपिक। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो शुरू किया, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, और कीप इट अप, गुड वर्क, ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। इसी के साथ में हम गुड बाय कहना चाहेंगे। इस महीने के सेशन खत्म हो चुके हैं, अगले महीने के सेशंस आपको आपके तक पहुंचाए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑडियंस, बाय।